Good evening, ladies and gentlemen. I hope you all are safe and happy at your houses or wherever you are. And I am Deeksha, and I would like to welcome you to this session, which is organized by the Dance Society under the Department of Cultural Affairs, under the aegis of Division of Student Welfare at Lovely Professional University. एंड इस सेशन में हमारे को ज्वाइन करने वाली हैं एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमें ज्वाइन करने वाली हैं वो कथक डांस फॉर्म, जो इंडियन क्लासिकल डांस कथक है, उसमें ट्रेनिंग कर रही हैं फ्रॉम द नेशनल कथक इंस्टीट्यूट विच इज नेम्ड द कथक केंद्र विच इज इन न्यू दिल्ली। और उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन है विद कथक डांस विद कंटेम्पररी म्यूजिक वो बहुत फेमस है इंडिया में और इंडिया के बाहर के देशों में भी। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म करी है जिसका नाम है संचारी, जो कि 2005 में उन्होंने फॉर्म करी थी। एंड वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है वो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कथक को प्रमोट करती है और पॉपुलराइज करती है। और साथ ही साथ मैम ने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन या फिर इवेंट्स में परफॉर्म किया है। और यूएई, यूएसए और यूके जैसे बड़े बड़े देशों में भी उन्होंने परफॉर्म किया है और अपना और कथक का नाम बनाया है। सो अब मैं मैम को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम गुरु राजेश्वरी कुमारी मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी युवा पीढ़ी को बहुत-बहुत मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करती हूँ यहाँ। यस मैम। मैम आई होप कि आप अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं और खुश हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है हम सबके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परिवार हमारा बिल्कुल ठीक है और सभी बस घर में रियाज़ करने में, अपनी प्रैक्टिस में और जैसे अभी आपसे जुड़ रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, जो कि वे बिना इसके कोविड के नहीं होता था। अभी ज़्यादा मिलना-जुलना और बातचीत और कितने सारे लोगों से हम संपर्क में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है और क्योंकि घर पे ही हैं इसलिए सेफ भी हैं और ऐसा कोई तकलीफ नहीं है हमारे आसपास। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वो एरिया भी काफ़ी ऑरेंज ज़ोन में है, तो इतना कोई तकलीफ यहाँ नहीं है इस तरफ। बहुत अच्छे मैम। मैं बस यही आशा करती हूँ कि अब जल्दी से ये सब ठीक हो जाए और हम अपनी हाँ, नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाएं। बिल्कुल। यही होप है कि अब आगे जब ज़िंदगी वापस शुरू होगी तो और बेहतर होके होगी। बिल्कुल मैम। तो हमने इतना सब कुछ जाना आपके प्रोफेशन के बारे में और आपके करियर के बारे में, मगर मैं आपके बारे में कुछ और जानना चाहती हूँ। मतलब आप अपनी फ्री टाइम में क्या करती हैं? आपकी हॉबीज क्या हैं? अम, मेरी हो हॉबी तो देखो जो आपकी हॉबी होती है अगर वही प्रोफेशन हो जाता है तो उसमें कोई डांस अधिकतर ऐसा होता है कि सबकी हॉबी होती है लेकिन डांस एक ऐसी हॉबी है जो प्रोफेशन हो सकती है। तो मेरी जो हॉबी थी वो डांस ही थी शुरू से और डांस में जो मेरा रुझान था और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत जो भी मैं करती थी अपनी हॉबी को लेके करती थी, फिर उसके बाद में वही हॉबी जो है आगे बढ़ के प्रोफ़ेशन बनी मेरी। तो पैशन जो है वही प्रोफ़ेशन बना है मेरी लाइफ़ में। वाह मैम, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर हमारा हॉबी और हमारी पैशन ही हमारा प्रोफेशन बन जाए तो फिर हम सक्सेसफुल होते हैं जिंदगी में। यस, यस, बिल्कुल। क्योंकि यस उसमें मैम। आप जब अपने पैशन के साथ प्रोफ़ेशन देखो ये विरोधाभास है। इसमें फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। क्योंकि जब आप पैशन में होते हैं तो उसका मज़ा ले पाते हैं और जब प्रोफ़ेशन में आता है तो थोड़ा-सा आपको प्रेशर पड़ता है। आप प्रेशर में आते हैं। यानी कि यस। अम, कह सकते हैं हम कि पैशन प्रोफ़ेशन ऑफ ए प्रेशर। तो प्रेशर पड़ता है क्योंकि प्रोफ़ेशन आप बनाते हैं उसको लेकिन अगर पैशन आपका मतलब आपको बहुत प्रेशर नहीं दे रहा है तो प्रोफ़ेशन में भी आप मज़ा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि दोनों तरीके से ही इसके मतलब विरोधाभास है, इसका माइनस प्लस दोनों मैं करूँगी,
कि प्लस इसलिए है कि आपको पैशन जब आपका प्रोफेशन बनता है तो प्रोफेशन अलग से चुनने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ही मज़ा लेते हैं। काम में मज़ा आता है आपको। तो ये तो इसका प्लस पॉइंट हो गया। माइनस पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि उसमें फिर प्रेशर भी जुड़ जाता है। प्रोफेशन एंड प्रेशर। यस तो मैम। उसका थोड़ा-सा माइनस पॉइंट हो जाता है। यस मैम, ये पैशन, प्रोफेशन और प्रेशर वाली बात तो बड़ी सही बोली आपने, सही में। और जब हम बात पैशन की कर रहे हैं तो आप कितने उम्र की थी जब आपको डांस में इंटरेस्ट जगा, क्लासिकल डांस में? क्लासिकल डांस में तो मुझे इंटरेस्ट जब मैं थी 10 साल की, तब मुझे हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं सेमी क्लासिकल बहुत अच्छा डांस करती थी। जैसे पंख होते तो उड़ाती रे और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसे पुराने-पुराने गानों पे मोर की ड्रेसेस पहन के और छोटी-सी मैं और पूरा ऐसे हिप-हॉप का वो लगा के और मतलब छोटे-छोटे प्रोग्राम्स, इवेंट्स में जो लॉयंस क्लब्स वगैरह होते हैं शहरों में, उनमें जाके परफ़ॉर्म करती थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। बहुत मेहनत करती थी और इवन सेमी क्लासिकल में नाचती थी, लेकिन थोड़ा-सा वेस्टर्न भी नाचती थी। क्योंकि मुझे क्या था, मैं जो भी चीज़ देखती थी उसको कॉपी बहुत अच्छा करती थी। मतलब मैं अगर माधुरी दीक्षित का जैसे वो गाना था ना चने के ज़ोर में वो वाला है ना चने अंजाम के खेत में। अंजाम मूवी का गाना है ना शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का, चने के खेत में वो यस वाला। मैम। और साथ में फिर एक आध और था, अखियाँ मिलाऊँ कभी अखियाँ चुराऊँ, तो माधुरी के वो टाइम में मैं सारे जो है गाने उनमें डीवीडी प्लेयर पहले हम किराए पे लाते थे, तो डीवीडी प्लेयर को किराए पे लाके 1 दिन के लिए मेरे मम्मी-पापा मुझे लाके दे देते थे और कमरा बंद कर देते थे। मैं सारे गानों को पूरा कॉपी करती थी, 4-5 गानों को पूरा दिन और उसके बाद फिर जो सेम टू सेम मतलब वहाँ वो एक्शन के साथ चलता था और यहाँ मैं कंटीन्यूअसली पूरा गाना बिल्कुल वैसे का वैसा ही जो है सबको करके दिखाती थी। तो यहाँ से मेरी जो है वो डांस के शुरुआत हुई, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे बिखरा-बिखरा नाचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुरादाबाद के डीएम, एडीएम सिटी जो थे उन्होंने प्रपोज़ल रखा मेरी माँ के आगे कि इसको आपको बाहर भेजना चाहिए और भी हायर स्टडीज़ के लिए डांस की। तो फिर उनके कहने पर, सजेशन पर फिर हम लोगों ने भारतीय कला केंद्र दिल्ली में कूच किया और वहाँ मेरी नंदिनी सिंह जी के पास में प्रॉपर ट्रेनिंग डांस की, कथक की शुरू हुई। और उसके 2 साल के बाद फिर राजेंद्र गंगानी जी, जो हैं जयपुर घराने के, उनके पास मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग 5 इयर्स का पूरा जो कोर्स है, वो कंप्लीट किया, पीजी कंप्लीट किया मैंने डांस में अपना। अच्छा मैम, हम ये जो आपने बात बताई कि आप कॉपी अच्छे से कर लेती थी, जो भी आप देखती थी वो आप परफॉर्म कर पाती थी, तो ये मतलब मैं सोच रही हूँ इसका मतलब ये है कि आप डांस के लिए ही बॉर्न हुई थी, ऐसा कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छी आपकी पैशन है, इतना अच्छा प्रोफेशन बन गया है अब। और आप मतलब आप कह सकते हैं कि डांस करने के लिए आप पैदा हुई थी। अम, मैं कह सकती हूँ, डांस के लिए मैं पैदा हुई थी, लेकिन डांस ही मेरा लक्ष्य नहीं है। डांस मेरा मनपसंद है, मेरा पसंदीदा है, वो उसे मैं अपने जीवन का एक हिस्सा मानती हूँ, लेकिन उसको मैं 50% हिस्सा मानती हूँ। उस डांस से मैं अपना जो मेन लक्ष्य है, वो पाने के लिए जो है मैं अपनी सारी जो मैंने अपनी एक सूची बनाई है, एक प्लानिंग बनाई है, वो अच्छा। डांस के ज़रिए और भी बड़ा लक्ष्य चुनने की है। लेकिन सिर्फ़ डांस में ही ग्रो करके और सिर्फ़ डांस से परफ़ॉर्म करना, ये तो बहुत एक छोटा लक्ष्य है। देखिए, नृत्य जो है, नृत्य एक छोटी-मोटी कला नहीं है। आपको पता है कला में सबसे ऊपर आता है संगीत, जो नंबर 1 पे होता है। नंबर 1 पे है संगीत। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ गाते हैं, संगीत में कुछ भी हम गुनगुनाते तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। इसलिए संगीत को पहले नंबर पे रखा गया है। उसके बाद आता है नृत्य, क्योंकि जब नृत्य आप करते हैं, तो आप सिर्फ़ नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय आप कुछ उठा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। मतलब नृत्य करने वाला जो नर्तक है वो सिर्फ नृत्य करेगा और जितनी देर वो नृत्य करेगा उतनी देर वो जीवित रहेगा। जैसे ही बैठ जाएगा नृत्य बंद।
तो ये जीवित है, नृत्य जो है वो जीवित है। जितनी देर नृत्य चलेगा उतनी देर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे चित्रकार कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग करके वो हट जाता है, आप पेंटिंग बाद में भी देखते रहते हो। लेकिन डांस में ऐसा नहीं होता, नर्तक गया, नृत्य गया, यस उसके बाद मैम। फिर और भी विधाएं आती हैं, वाद्य, है ना, चित्रकारी, वो सब फिर कलाएं उसके बाद आती हैं, लेकिन पहले संगीत और उसके बाद नृत्य आता है। तो इसका जो लक्ष्य है ये सिर्फ एक छोटा मोटा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अमूमन 100% जो कलाकार हैं वो इसका बहुत छोटा लक्ष्य लेके चलते हैं। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, विराट है, जो कि आपको नृत्य के जरिए एनलाइटमेंट दिलाने का जो एक लक्ष्य है, वो उतने हाइट तक ये नृत्य आपको पहुंचा सकता है, उतनी ऊंचाई ये ले सकता है। लेकिन किसी के दिमाग में आता नहीं है, कोई इस पे विचार नहीं करता, कोई भी नृत्य के साथ ध्यान को जोड़ता नहीं। उसके आगे मतलब जो नृत्य है देखो वो कल्पनाओं का जगत है। नृत्य में हम क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं ना, और उन यस मैम। कल्पनाओं को महिमाएं देते हैं। लेकिन उस कल्पना के आगे जिस चीज की आप कल्पना कर रहे हो उसका साक्षात्कार भी तो करना है, ये सिर्फ यस कल्पना मैम। ही करना है। हम ये तो बहुत ही सही बात बोली आपने। तो लक्ष्य जो है वो हमको हमेशा बड़ा चुनना चाहिए। कहते हैं ना, शत्रु हम चुनना चुनना है तो सबसे बड़ा शत्रु चुनो, तो विजय भी बड़ी होगी। छोटा बिल्कुल। शत्रु चुनोगे तो विजय छोटी होगी। ये यस मैम, ये तो बिल्कुल सही बोला। एंड ऐसा मैंने सुना है बहुत बार कि नृत्य परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका है, ऐसा भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो नृत्य से बहुत सारे संत एनलाइटेड हुए हैं। आपने भी सुना होगा, मीरा का नाम आपने सुना है ना, मीराबाई। हरिदास जी का आपने नाम सुना है। उनके जो शिष्य थे तानसेन, तो अकबर ने दरबार में तानसेन में कहानी छोटी सी सुना देती हूँ। तो अकबर ने तानसेन से कहा कि कोई ऐसा है जो तुमसे भी बेहतर गाता है, तुम सबसे बेहतर गाते हो, लेकिन तुमसे भी कोई बेहतर गा सकता है, तुमसे बेहतर तो कोई नहीं गा सकता। तो तानसेन ने कहा कि एक ही है जो मुझसे बेहतर गा सकते हैं, वो है मेरे गुरु हरिदास। तो अकबर ने कहा कि फिर तो मुझे उन्हें सुनना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सुना है, तो अब तुमसे बेहतर जो है उसको तो सुनना बहुत जरूरी है। तब तानसेन ने कहा कि देखिए, वो आपके लिए नहीं गाएंगे, वो आपके लिए गाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, अकबर ने, ऐसा क्यों, क्यों नहीं गाएंगे? बोले इसलिए कि मैं गाता हूं ताकि आपसे कुछ मुझे मिले। फिर से रिपीट कर रही हूं इसे, मैं गाता हूं इसलिए कि आपसे मुझे कुछ मिले, लेकिन मेरे गुरु गाते हैं इसलिए क्योंकि उनको कुछ मिल गया है। तो यस इस मैम। वो आपके सामने नहीं गाएंगे, वो पैसे के लिए नहीं गाते। आपकी माँ, आप जो मुझे हार मालाएं और हीरे जवाहरात उतार के देते हैं इसलिए मैं गाता हूँ। आप उनके सामने जाएंगे, उनकी हार मोतियों की कोई कीमत नहीं है उनके सामने। उनको जो मिला है वो उसके लिए गाते हैं। तो फिर लेकिन फिर भी अकबर ने कहा कि मुझे तो सुनना है। तो अकबर ने कहा उनको तो छुप के सुनना पड़ेगा। आप जब कहते हो मैं तब गाता हूं, और हमें उनका अगर सुनना है तो जब वो गाएंगे तब हमें जाना पड़ेगा, यस क्योंकि वो मैम। परमात्मा के लिए गाते हैं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। तो वो जाते हैं और जब वो गा रहे होते हैं, बोले चलो, अगर गाएंगे तो आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, नहीं गाएंगे तो आपकी किस्मत है। उनका कोई भरोसा नहीं है। वो मेरी तरह नहीं है कि आपने हरी झंडी दिखाई और मैंने लालाप लगाना शुरू कर दिया। उनका मन होगा तो गाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं गाएंगे। तो वो गए, उन्होंने छुप के बहुत इंतजार किया। बहुत सारे घंटों के इंतजार के बाद हरिदास जी ने गाना शुरू किया, और उन्होंने कहा अकबर ने कि तुमने सही कहा था तानसेन, ये परमात्मा का सुर है, ये आम सुर नहीं है। तो जब संगीत इतनी ऊंचाई तक ये कलाएं पहुंच सकती हैं, तो छोटे लक्ष्य क्यों चुनने?
यस है मैम। ना ये। मैम ये कहानी हर आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए इससे उन्हें, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल यस बिल्कुल मैम। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला कि डांस में जो काफी सारे कलाकार हैं वो छोटा सा इसका लक्ष्य समझते हैं, मगर उन्हें इसके डीप मीनिंग में जाना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही क्या हम कह सकते हैं कि डांस एक तरह का मेडिटेशन है, जिससे हम अपने सोल को मेडिटेट करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरे सारे युवा जितने भी हैं हमारे, जो भी मुझे सुन रहे हैं, 3-4 बातें मैं इसमें आपको कहूँगी जो आपके काम आएँगी, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, तो आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए, आपको कुछ मिलना चाहिए। खाली मनोरंजन और मेरे बारे में जान के आपको कोई ना मज़ा आएगा और ना कोई फ़ायदा होगा। हुँ? जितनी भी स्त्रियाँ हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, उनको डांस 100% करना चाहिए। 100%। जैसे आप खाना खाते हो वैसे। कंपल्सरी आप कुछ भी करो, आप कोई भी फ़ील्ड में प्रोफ़ेशन इंजीनियर बनो कि आप डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, लेकिन अपनी जो लाइफ़ है, उसमें डांस को जगह 100% दो। जिम को नहीं, लेडीज़ जो जिम करती हैं, बिल्कुल गलत करती हैं, उनको जिम नहीं करना चाहिए, उनके लिए वो हार्मफुल है। आप जिम की जगह पे डांस करिए। नृत्य सीखिए। आप देखिए साउथ इंडिया में अगर कोई डांस नहीं सीखता तो वहाँ शादी नहीं होती है। कितनी रिस्पेक्ट है वहाँ कलाओं को लेके। मैं जाती हूँ, जब मैं परफॉर्म करने भी जाती हूँ और वैसे भी मैं वहाँ के लोगों से मिलती हूँ। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए मैं जाती हूँ साउथ में। वहाँ कला की जितनी कद्र है या नॉर्थ में इस साइड में बहुत कम है। यहाँ ऑप्शन है, वहाँ ऑप्शन नहीं है। वहाँ 100% हर लड़की को भरतनाट्यम सीखना ही है या उनके जो क्षेत्र का डांस है क्लासिकल उसको सीखना ही है। हर लेडी को, हर स्टूडेंट को कैसी भी हो, मेरी इतनी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, मेरी सारी स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन डांस वो कंटिन्यू सीखती हैं। वो इतनी खुश रहती हैं अपनी लाइफ में, इतना फुलफिलमेंट महसूस करती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ में मैं उनको मेडिटेशन जोड़ के देती हूँ, तब तो उनकी लाइफ ऐसी फ्लावरिश रहती है। इतने हंसते हैं हम, इतने हमारी हंसी नहीं रुकती और इतना मस्ती वाला माहौल होता है, तो वो मतलब उनकी पूरी लाइफ पे उसका जो है असर दिखता है। तो पहली चीज है, हर स्त्री को डांस 100% अपनी जिंदगी में रखना ही है, कैसे भी करके। और क्लासिकल आप सीखते हैं तो आप थोड़े से सिस्टमैटिक हो जाते हैं। सिस्टमैटिक, है ना। थोड़ा सा आपके अंदर साहित्य आता है, आपकी जो भाषाएं हैं उनकी गरिमा आपके अंदर आती है, तो आपकी चेतना में गहराई बढ़ती है। तो इसलिए क्लासिकल और कथक तो सबसे प्यारा डांस है। सारे 8 क्लासिकल डांसेस में मैं कहूंगी कथक नंबर 1 पे है, क्योंकि इसमें हिंदी भाषा यूज होती है जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जो थोड़ी बहुत सबको आती है और एकदम लोक धर्मी है कथक। तो आप कथक, मैं सबसे कहती हूँ कथक 100% आप लोग सीखिए। नॉर्थ इंडिया को कथक 100% आना चाहिए। और बाकी तो देखो, फिर नृत्य से मेडिटेशन का ये संबंध है कि जब हम डांस करते हैं तो हमारी ऊर्जा उठती है हमारे पहले केंद्र से। हमारे 7 चक्र है, 7 केंद्र है। तो जो पहला हमारा चक्र है, जब हम डांस करते हैं, रियाज करते हैं, फुटवर्क करते हैं, तो उसमें जो पहला चक्र है वो एक्टिवेट होता है। और उससे जो ऊर्जा है, आपने देखा होगा गर्मी पैदा होती है, हॉट होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होने यस लगती है मैम। पूरी बॉडी में। वो ऊर्जा जग रही है और वो ऊर्जा जग जाती है, जग जाती है और हमारे पूरे शरीर में एक एनर्जी फैल जाती है। हुँ? लेकिन हर डांसर, चाहे वो क्लासिकल डांसर हो, चाहे वो कोई भी हो, सब यही गलती कर देते हैं। जब आपकी ऊर्जा फैल गई, जग गई, आपने उसे जगा दिया, अब जब तक आप उसे मेडिटेशन के साथ जोड़ेंगे नहीं, उस डांस को मेडिटेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उस ऊर्जा का कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैम। तो अगर अब उस ऊर्जा का आपको फायदा चाहिए, तो आप पूरा डांस खत्म करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आंख बंद करके सिर्फ सेटल हो जाइए एक जगह पर। सिर्फ सेटल।
आप 10 to 15 मिनट्स भी अगर आंख बंद करके सेटल हो जाएंगे, एक जगह पे ऐसे बैठ जाएंगे जैसे आप हाँ भाई। मूर्ति की तरह बैठ गए हैं, जस्ट अ डायमंड थंडर बोल्ट, रॉक की तरह आप बैठ जाइए। फिर देखिए आपकी हाँ पूरी जी। एनर्जी जो है, जो जगी है, वो पूरे अच्छा। शरीर में सेटल हो जाएगी, पूरी अच्छा। फैल जाएगी। और उसके बाद जब उठेंगे आप, तो ये समझ लीजिए कि हाँ आपने ध्यान भी किया और नृत्य भी किया। लेकिन ये कोई नहीं करता, जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी नहीं करते। उन्होंने कोई रास्ता ऐसा चुना ही नहीं करने का, उन्होंने सिर्फ परफॉर्म करना है स्टेज पे और जल्दी परफॉर्म करो राजेश्वरी कुमार। करना है। हाँ जी, कोई आवाज आ रही है क्या? यस मैम, शायद कोई डिस्टरबेंस होगा। अब नहीं अच्छा, आई। जी जी। हाँ, तो बस यही है कि हमको ध्यान नृत्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बड़े लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकें। बिल्कुल मैम। और ये जो मेडिटेशन वाली बात आपने बताई, ये मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मुझे पता नहीं थी पहले, मैंने कहीं देखा भी नहीं है किसी को करते हुए। बट जो आपने बोला वो बहुत सही है, कि हम्म, हमें डांस करने के बाद एक जगह बैठ के थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, अच्छा होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सही है, डांस के साथ आप ध्यान को जोड़ेंगे तो आपके जो ध्यान है वही आपकी पूजा बनेगा। फिर आपको अलग से कोई पूजा करने की, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाग आ बिल्कुल रहे मैम। हैं। और जैसे कि आपने बोला कि हर हर स्त्री को डांस करना चाहिए, डांस उनको आना चाहिए और करना भी चाहिए। यस। तो जैसे आपका जो ये करियर, आपका प्रोफेशन है, इसमें शुरू के सालों में या फिर कभी भी आपको कोई ऐसे सिचुएशन आई जिसमें आप अनमोटिवेटेड फील कर रही हो, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, या फिर कोई तकलीफ हो रही हो आगे कंटिन्यू करने में, ऐसा कभी हुआ था? आ, हुआ था। होता है अमूमन, जब हम कोई कैरियर चुनते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर उतार नहीं आएगा तो चढ़ाव भी नहीं आएगा। बिल्कुल। इसलिए वो उतार आना ही जरूरी है। अगर ना आए, देखो आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो हाईवे पे कोई झटका नहीं लगता, वो सीधी जाती है, लेकिन मजा भी तो नहीं आता ना। जब आप पहाड़ियों पे जाते हैं और माउंटेन्स पे गोल गोल ऊपर नीचे घूमते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही जीवन है हमारा, जब आप उस चाहोगे वो सीधा सीधा हाईवे की तरह जाए, आपको मजा आना भी बंद हो जाएगा। अगर आपको कोई दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। बिल्कुल। यस मैम। इसलिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उनको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत मजा लेती हूँ उनका, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही ये उतार आ रहा है, यानी कि चढ़ाव आने वाला है और बहुत बढ़िया आने वाला है। तो इसलिए मैं कभी ऐसे इतना परेशान नहीं होती किसी भी चीज को लेके। और जूझने की आदत है मुझे सबसे, तो निकल जाती हूँ मैं छलांग मार के, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल मैम, और उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही होते हैं। और हर चीज एक फेज होती है, अगर अच्छा फेज आया है तो बुरा भी आएगा, बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा। यस, तो बस बिल्कुल। हमें जुटे रहना है और हिम्मत रखनी है, ताकि हम हर चीज का सामना कर सके। देखिए क्या, मैं आपको बताती हूँ, हमारी जिंदगी में हमारा जो समाज है, हमारे जो माता पिता हैं, वो हमको इतना दबाव में रखते हैं, इतने प्रेशर में डालते हैं, इतना हमारे अंदर सब भर जाता है। टीचर्स का गुस्सा, माँ बाप का गुस्सा, माँ बाप की सिखावन, टीचर्स की सिखावन, बड़े बुजुर्गों का सिखाना, हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते कि हम कौन है। क्योंकि हम बिल्कुल। इस सोच में दादी हैं, उस सोच में दादा हैं, इस मान्यता में पापा हैं, इस मान्यता में मम्मी है ना। और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये गुरु का है, ये कर रहे हैं तो मतलब हम हर चीज में किसी के हैं। तुम्हारा हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो ध्यान आपको क्या करता है, वो आपको ऐसी जगह पे लेकर आता है, आपकी लाइफ को, कि आप अपने अपने खुद होते हैं आप। फिर आपके डिसीजन होते हैं, आपके चुनाव होते हैं, आपका रास्ता होता है, हर चीज आपकी अपनी होती है। बिल्कुल। ये यस मैम। और मुझे इतनी सारी बातें जानने को मिल रही हैं, मुझे सही में बहुत खुशी हो रही है
क्योंकि आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है इस तरह से जिंदगी के बारे में, या ये फिर आप ही हमारे नहीं, पैशन ये के आप बारे ही में। नहीं, मेरे मेरे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं ना, सब यही कहते हैं कि आप जो कह रही है ना, बस मैं यही इसी तरीके का जो है ना, मैं सुनना चाहती थी, बोला आपने। और मैं सोचती थी, बोला आपने। मैं उनसे यही कहती हूँ, मैं कोई अ, अलग बात नहीं कर रही, कोई स्पेशल बात नहीं कर रही, ये सबके अंदर चेतना में बैठी हुई सोच है, जो बोल मैं रही हूँ, बस। बिल्कुल मैम। ये सबके अपने शब्द हैं, सबके अंदर है। आप देखो, आपको मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा हाँ मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, हाँ मैं तो, मेरा तो अंदर रूट्स में यही सब है मेरे। तो ये कोई खास बात मैं नहीं बोल रही। बिल्कुल मैम, ये हमारे अंदर सबके अंदर है, मगर हम पहचान नहीं पाए हैं अभी तक। हमें बस हाँ। चाहिए कि कोई बताए हमें, ताकि हम बोले अच्छा हाँ मैं भी तो ऐसी ही सोचती हूँ। बिल्कुल मेरे मैम। जितने भी स्टूडेंट्स हैं डांस के, मैं आपको सच बताती हूँ, वो सारे डांस के स्टूडेंट्स जब आए थे तो बिल्कुल नॉर्मल आम इंसान की तरह, आम लड़की की तरह मेरे पास आती हैं सारी लड़कियां, या लेडीज भी सीखती हैं, बच्चे भी सीखते हैं। लेकिन जब वो मेरे साथ 3 साल 4 साल मेरे साथ डांस में रहते हैं और मेरी कन्वर्सेशन में रहते हैं, तो मेरी जो है जन्म सिद्ध मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं सबको ऊपर उठाने का काम करती हूँ, और मैं उसके बिना रह नहीं सकती। मैं खुद को भी ऊपर उठाती हूँ, और साथ में जो मुझसे जुड़े हैं उन सबको भी मैं ऊपर उठाने का पूरा प्रयास करती हूँ कि उठो, उठो, उठो। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स, और सारी आपकी तरह ही मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, वो सब जो है, वो जब आई थी तो एकदम आम थी, लेकिन अब वो कहती हैं अब हम आम नहीं हैं, आपने हमें आम से ऊपर कर दिया है। क्योंकि हमारी सोच, हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी जो एक माइंड थॉट्स हैं, हमारे सोचने का तरीका, सब आपने इतना इंटेलेक्चुअल, इतना ऊपर तल पे कर दिया है कि अब हम अपनी ज़िंदगी को और दृष्टि से देख पाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जिसकी दृष्टि बदलती है, उसकी बाहर की सृष्टि बदल जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ऐसा है। यस मैम। और मुझे लग रहा है मेरी भी सृष्टि बदलने वाली है, क्योंकि मेरी भी दृष्टि बहुत ज्यादा बदल रही है आपकी बातें सुन के और आपके विचार सुन के। क्रांतिकारी विचार है मेरे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है संचारी, इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि आप मतलब क्या सोच के आपने ये बनाई, और आप क्या क्या काम करती हैं आप इसमें। देखिए, संचारी ऑर्गेनाइजेशन 2005 में मैंने रनिंग की थी, वो भी मेरे गुरुजी की वजह से, जिनसे मैंने सीखा है, राजेंद्र गंगानी जी की वजह से मैंने उसे ओपन किया था। क्योंकि उनका उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था और उनको एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना था अपने पिताजी के नाम पर। तो उस वक्त वो नहीं कर पाए, तो उनके उस फेस्टिवल को कारगर करने के लिए मैंने ये संस्था ओपन की थी, संचारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से। ये संस्था संचारी नाम इसलिए डाला था कि इसमें सभी कलाओं का हम संचार करते हैं। संचार मतलब फैलाते हैं उसको। जन जन मानस तक हम कलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत की संस्कृति को एक आम इंसान तक पहुंचाने का काम संचारी करती है। और वो भी प्योर तरीके से, उसमें कोई मिलावट नहीं, और कोई इस तरीके का हम शो नहीं करते जिसमें कंपटीशंस नहीं करते, सिर्फ इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स या किसी दूसरे संस्था के स्टूडेंट्स नाचते हैं। जैसे हमारे 2 फेस्टिवल्स हैं, शिष्य होए तो गुरु कहाऊँ करके, और एक फेस्टिवल है गुरु बिन ऐसी कौन करे के नाम से, जो मैं किया करती थी संचारी से 14 साल लगातार मैंने किया है ये। एक स्टूडेंट फेस्टिवल है और एक गुरु का फेस्टिवल है। मतलब स्टूडेंट फेस्टिवल होगा तो गुरु सामने बैठ के देखेंगे, और गुरु अगर का फेस्टिवल होगा तो फिर स्टूडेंट सामने बैठ के देखेंगे। तो इस अच्छा। तरीके का संचारी के द्वारा हमने बहुत काम किया है, मैंने बहुत ज्यादा, मतलब संचारी को लेके कितने साल, अभी देखो 15 साल हो गए, 15 साल में मैंने 30 साल के बराबर का काम किया है। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि कंपटीशन नहीं होते हैं, और आप बस इवेंट करते हैं और बस नॉलेज फैलाते हैं देखिए कंपटीशन, डांसेस के देखो बारे में। मैं युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूंगी, आप लोग मतलब हम लोग कंपटीशंस के चक्कर में बहुत पड़ते हैं। जो कंपटीशन कराते हैं मैं उनसे सख्त नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ वो कंपटीशन करें, और मैं हमेशा इसके विरोध में बोलती हूँ। कलाओं में प्रतियोगिता का क्या अर्थ है बताइए।
आप टू 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 वन जा टू, टू टू जा फोर कर दो, राइट लगा दो, मैथ्स में 100 में से 100 नंबर मिल गए। डांस में आप टू टू जा फोर और टू वन जा टू कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ तो हार्ट है ना। किसी का हाथ बिल्कुल अच्छा है, किसी का पैर अच्छा है, किसी के एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, किसी के चक्कर अच्छे हैं। आप उसमें कंपटीशन प्रतियोगिता कर ही नहीं सकते। कलाओं में प्रतियोगिता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। हमको युवा पीढ़ी को, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी, आप प्रतियोगिताओं का विरोध करिए। प्रतियोगिताएं नहीं होनी चाहिए, कला क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खास तौर पे शास्त्रीय कला तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। क्योंकि कला जो है वो हम सबके अंदर से आती है। हम मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि इसकी अच्छी है नहीं, उसकी अच्छी है। नहीं, सबका नहीं, अपना अपना तरीका है, सबका अपना बिल्कुल, अपना परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यस बिल्कुल। मैम। अच्छा मैम, तो अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर अपने करियर में एक लो पॉइंट पे आए होते हैं, तो हुँ। उसमें हमारे दोस्तों का और परिवार वालों का क्या योगदान होता है हमारे को ऊपर उठाने में? जैसे आपकी जिंदगी में आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ने कैसे सपोर्ट किया आपको आपके करियर में? देखिए, मेरे करियर में मेरे सिर्फ़ शुरुआती दौर में मेरे माता-पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो मेरे पिताजी भी मेरे को लेके बहुत ज़्यादा आशावादी थे और मेरी माताजी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्हीं की वजह से जो मैं दिल्ली आई और दिल्ली में कथक केंद्र मैंने पीजी अपना कंप्लीट किया, सब उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के साथ से मेरा कंप्लीट हुआ। बिना माँ-बाप के तो बच्चा कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, उसके हाथ में उसकी बागडोर नहीं है ना। बागडोर जब माँ-बाप के हाथ में है, तो माँ-बाप करेंगे जो भी करेंगे। बिल्कुल बच्चा मैम। कुछ नहीं कर सकता, बच्चा तो बहुत समय तक नहीं कर सकता, है ना? तो उस माँ-बाप का रोल तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे माँ-बाप ने भी किया और सभी के माँ-बाप सभी बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ना हमेशा हर माँ-बाप को सोचनी चाहिए कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ एक स्पेशल गिफ्ट मिला होता है। वो स्पेशल गिफ्ट जो है वो उस बच्चे का सर्च करना चाहिए अपने बच्चे के अंदर, कि वो ऐसा गिफ्ट क्या बिल्कुल है? सबको एक ही ढर्रे पे, एक ही लीग पे माँ-बापों को नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में कुछ क्वालिटी है। अब अगर बिल्कुल सचिन मैम। तेंदुलकर को बोलो कि वो गाना गाए, है ना? थ्री इडियट का डायलॉग सब पिक्चर देखते हैं, लेकिन सुनता मानता कोई भी नहीं है उसको। सचिन तेंदुलकर को बोलो गाना गाए, तो वो सफल होंगे? नहीं होगा। लता मंगेशकर बोलो क्रिकेट खेले, सफल होंगी? नहीं होंगी। क्योंकि उनकी अपनी एक कला है, उनकी अपनी एक गिफ्ट है जो ऊपर से मिला है। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि उन्हें ऊपर से क्या मिला है और वो वैसे ही चले जाते हैं इस दुनिया से। तो बिल्कुल मैम। उसमें जो गलती है वो माँ-बाप की गलती होती है। उनको बच्चे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए कि और देखना चाहिए वो बच्चा हमारा स्पेशल क्या लेकर आया ऊपर से। उसकी शक्ति क्या है? हर एक के पास एक अपनी शक्ति होती है, मॉरल शक्ति होती है। तो वो शक्ति को जो पहचानने का काम है वो माँ-बापों का भी है और फिर बच्चे को स्पेस दोगे तो बच्चा खुद भी कहेगा कि मेरे अंदर मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन इतनी जगह ही नहीं होती ना, पढ़ाई के प्रेशर में और मतलब हम सबको पूरे समाज को एक जैसा चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। हर एक यस कोई मैम। यही बनेगा, हर एक कोई पढ़ाई में निकलेगा, हर एक कोई एक ही जैसा बनेगा, हर एक अच्छा बनेगा, कोई बुरा नहीं बन सकता। तो वो ऐसा नहीं है होना चाहिए, है ना? यस मैम। और बिल्कुल आपने सही बोला कि सबको एक राह पे नहीं चलाना चाहिए। और इसीलिए स्कूल्स में जैसे कि और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना जो टैलेंट है वो ढूंढ सकें। बिल्कुल। और स्कूल्स में बिल्कुल देखिए कितनी मैं ये कहूँगी कितनी गलत बात है। स्कूल में अभी हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपने ऑप्शनल दिया हुआ है। आप भारतीय लैंग्वेज को ही बच्चों से दूर कर रहे हैं, फिर आप भारतीय देश का जो सर्वनाश है वो दूर थोड़ी ना हुआ। वो तो मतलब सर्वनाश करने के लिए आप एकदम तैयार हैं, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्शनल दे रहे हैं।
भारतीय बिल्कुल संस्कृति मैम। जो हमारी शास्त्रीय कलाएँ हैं, उन शास्त्रीय कलाओं को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में आपको एक्टिविटी में डालना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में भी डालना चाहिए, कंपल्सरी। चाहे आप आधे घंटे का पीरियड रखिए, लेकिन आप दीजिए, क्योंकि यही आपकी जो पढ़ाई है, उसका प्रेशर को बैलेंस करती है। बिल्कुल लेकिन आप मैम। स्कूलों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो संगीत और नृत्य का लेवल है, वो कितना गिरा हुआ है। एक स्कूल, एक कॉलेज में एक ही टीचर सारे डांस सिखा देती है। यहाँ यस हमसे मैम। एक पूरा नहीं हो रहा। यस। तो लेवल यस मैम। कितना कितना लेवल लो है। तो सरकार को और आप युवा पीढ़ी को थोड़ा-सा इस पे ध्यान देके वो लेवल को थोड़ा अच्छा लेवल, मतलब उसको एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली अ, मतलब आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं की तरह इनको भी एक मेन सब्जेक्ट का दर्जा देना चाहिए। और एक ऐसे टीचर्स का चुनाव करना चाहिए जो आपको बचपन से, अब जैसे मैं थी, मेरे को 10-15 साल, मतलब मैं 14 साल से कथक सीखना शुरू किया, जब मैं 14 साल की थी। तो मैं उससे पहले भी तो कर सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे स्कूल में कुछ था ही नहीं। तो अगर यस आप मैम। स्कूल में प्रॉपर डांस गाइडेंस के लिए और अच्छे लेवल के टीचर्स देंगे, जो प्रॉपर कथक सिखाए या प्रॉपर कोई क्लासिकल डांस सिखाए, और उसके प्रॉपर एग्ज़ाम्स भी हों, तो हो सकता है वो पहले से ही सीख के चलेगी। नीचे से छोटे से ऊपर तक तो एक्स्ट्रा आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं, स्कूल से ही आप अच्छा सीखना शुरू करेंगे, और हो सकता है बाद में आप उसको प्रोफ़ेशन भी बना सकें। बिल्कुल मैम। तो ये थोड़ा-सा हम सबको मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए इस पे। मैम, इस बारे में तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो स्कूल था उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे ये सब हुँ, आर्टिस्ट को और आर्ट को। तो हुँ, मेरा 11th 12th में ऑप्शनल म्यूजिक सब्जेक्ट था हुँ, कि क्लासिकल म्यूजिक था मेरा ऑप्शनल। और मैं हुँ। बचपन से ही वायलिन बजाती आ रही हूँ। तो अरे वाह! उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे स्कूल ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हुँ, सीख सकूं कुछ ऐसी चीजें। तो ये बहुत तो अच्छी बहुत बात अच्छी है। है। बहुत बहुत कम स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे हैं, जहाँ पे शास्त्रीय नृत्य को पूरा-पूरा स्थान दिया गया है। बहुत कम हैं ऐसे, तो बहुत बिल्कुल मैम। ज़्यादा, हाँ, होने चाहिए, पर कम हैं। यस मैम। मैम, एक सवाल है मेरे पास आपके लिए हुँ, कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। यस। क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? मतलब क्या आप मानती हैं ऐसा कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री? देखिए, नृत्य बिना साहित्य के और बिना कविताओं के तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि नृत्य को भी तो एक भाषा की ज़रूरत है ना, तो यस मैम। भाषा के लिए उसको साहित्य और जो ये कविताएँ हैं, ये जो पोएट्रीज़ हैं, इनका तो सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना उनकी कल्पनाओं को शब्द कैसे मिलेंगे? यस मैम। बिल्कुल। तो इसलिए नृत्य का तो मतलब ये समझिए आप, जैसे नृत्य कैसे बनता है? नृत्य और नाट्य। नृत्य कैसे बनता है? नृत्य और नाट्य। नृत्य मतलब मूवमेंट्स और नाट्य मीन्स अभिनय। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो नृत्य बनता है। तो नाट्य पक्ष यानी कि 50% जो है वो काव्य है उसके अंदर, यस एक्सप्रेशनल। मैम। तो वो पक्ष तो नृत्य उसके बिना अधूरा है फिर। तो वो तो होगा ही उसके अंदर। उसके बिना आप नृत्य कंप्लीट कर ही नहीं सकते। वो तो उसका बिल्कुल मैम। मेन पार्ट है उसका। यस मैम। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे एलपीयू में भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, डांसर्स हैं और म्यूजिशियंस भी हैं और हर तरह के फॉर्म्स में टैलेंटेड हैं। तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगी कि अगर वो कभी जिंदगी में असफल होते हैं या फिर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए या फिर अपने जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए 2 बातें मैं कहूँगी। सबसे पहली बात, आपका जो रियाज़ है, आप कोई भी कला सीख रही हैं, पहले तो आप अपने गुरु का चुनाव अच्छा कीजिए। और ऐसा नहीं कि गुरु खराब है, गुरु खराब नहीं है, शिष्य खराब है।
क्योंकि अगर शिष्य एक गुरु को जज नहीं कर पाता है तो शिष्य खराब हुआ ना। उसको अपनी मानसिकता को बढ़ाना है, उनको अपनी बिल्कुल। माइंड इतना शार्प करना है हर स्टूडेंट को कि वो अच्छे गुरु का, अच्छे टीचर का चुनाव कर पाए। और क्योंकि शिष्यों शिष्य की बुद्धि शार्प नहीं है, इसलिए ऐसे गुरु आ रहे हैं, वरना ऐसे गुरु टिक नहीं सकते। तो आप बिल्कुल। अच्छे शिष्य बनिए, समझदार शिष्य बनिए, समझदार स्टूडेंट बनिए और उस समझदारी से अच्छे गुरु का चुनाव करिए। पहला पॉइंट, क्योंकि अगर गुरु आपका अच्छा नहीं होगा तो आप पहले ही कदम पे गिर जाएंगे। दूसरा, यस मैम। जो भी आप कर रहे हैं उसे अपनी तल्लीनता से, पूरे पूरे अपनी ताकत से उसे महसूस करके उसके अंदर अपने आप को डालिए। यानी कि आप ज्यादा रियाज कीजिए, रियाज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना ज्यादा आप रियाज करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर उस रियाज से वो चीज समाएगी, बैठेगी, फैलेगी आपके अंदर, और आपके लिए वो जो मुश्किल चीजें खेल बनेंगी। कहते हैं ना, डांस या कलाएं जो हैं पहले एजुकेशन होती हैं, बाद में एंटरटेनमेंट बनती है। लेकिन पहली सीढ़ी पे एजुकेशन है, बाद में एंटरटेनमेंट है ना। तो आप बिल्कुल। उसे इतना रियाज कीजिए, अपने रियाज को जोर लगाइए, रियाज पे पर्टिकुलरली प्रतिदिन रियाज कीजिए, बिना नागा के रियाज कीजिए। वो आपकी ताकत बनेगा। आपका रियाज आपकी ताकत है। दूसरा, सॉरी, तीसरा तीसरा पॉइंट ये है कि जिंदगी हर चीज से बड़ी है, हर लक्ष्य से आपकी जिंदगी बड़ी है। आप किसी भी चीज को देखो तो बहुत, जो भी आपको अचीव करना है उसको आप बहुत छोटा करके देखो और जिंदगी को बहुत बड़ा करके देखो। मैं सच बता रही हूँ, लोग उल्टा बताते हैं। लोग कहते हैं अपने जो गोल्स हैं उनको बड़ा करके देखो, जिंदगी को छोटा करके देखो। मैं कहती हूँ नहीं, आप गोल्स को छोटा करके देखिए, जिंदगी को बड़ा करके देखिए। आपके सर से पूरा भार उतर जाएगा और वो जो छोटा सा गोल है वही बहुत बड़ा गोल बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि आप हमेशा ये देखिए कि इस जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए दुखी होना पड़े, नीचे गिरा हुआ महसूस करना पड़े। कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अपना पास्ट उठा के देख लो, आप जब भी देखोगे आप ये पाओगे, सही हुआ था, सही हुआ था, सही हुआ था। क्योंकि यहाँ कुछ गलत होता ही नहीं है, यहाँ सब सही होता है, एकदम सही। क्योंकि प्रकृति का नियम है संतुलन करना, संतुलन। वो किसी के भी पक्ष में नहीं कुछ करती, किसी के लिए भी ज्यादा या भेदभाव नहीं करती। वो जो करती है आपके लिए उतना ही जरूरी था, ये सोचना जरूरी है। आप इतने के ही पात्र हैं, आप इतनी ही क्षमता रखते हैं। वो आपको वो देती है जितने की आपको जरूरत है। अगर आप उससे ज्यादा मांगेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और उसको पता बिल्कुल है। मैम। अब एक माँ है, एक बच्चा जो है वो 4 लड्डू मांग रहा है। माँ है प्रकृति मानो, हाँ, और बच्चे हैं आप माँ से जबरदस्ती 4 लड्डू मांग रहे हैं और माँ आपको 2 ही देगी, तो आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन माँ को पता है ना कि अगर मैंने इसको 4 खिलाए तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसका पेट खराब हो सकता है, ये बीमार पड़ सकती है। लेकिन ये उसको पता है, उस बच्चे को नहीं पता। वो यस मांग कर मैम। रहा है ज्यादा की। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि जो आपका पालन पोषण कर रही है, परमात्मा आपका पालन पोषण कर रहा है, प्रकृति आपको का पालन पोषण कर रही है, उससे ज्यादा समझदार तो आप नहीं हो सकते ना। बिल्कुल मैम। यस मैम। मैं तो पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ परमात्मा में और भगवान में कि वो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं वो। और जो वो हमारे लिए डिसाइड करते हैं हमारी जिंदगी में जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। इसके साथ मैम मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास अभी 5 मिनट रिमेनिंग है। तो अगर आप चाहें तो कुछ हमें परफॉर्मेंस करके बता सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए मैं कथक में जयपुर घराना जो है परफॉर्म करती हूँ। जयपुर घराना एक बहुत खास घराना है जो कि राजस्थान से संबंधित है। और इसमें जो स्टाइल हैं वो, जैसे कथक के 3 घराने, मेन घराने 3 हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस।
तो जयपुर घराना का जो अंग है वो बहुत ही मतलब अलग अंग है, जिसमें कि भक्ति रस की प्रधानता बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, तो एक मांड मैं आपके सामने 2 मिनट का सिर्फ करने जा रही हूँ, जिसमें कि आपको जयपुर घराने की जो खासियत है वो नजर आएगी। ओके मैम, बिल्कुल। 2 मिनट बाद अपने आप बंद कर देना, धीरे धीरे आप नीचे करेंगे। हम्म। बहुत ही खूब मैम, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस था ये। मैं कहना चाहूंगी बहुत ज्यादा सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के। बस ये है कि जितना कम से कम में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वही अभी हम कर सकते हैं। बाकी जब कभी परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा तो वहां आके करेंगे। वहां बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल मैम। हाँ बोलेंगे नहीं, वहां सिर्फ करेंगे। यस मैम। और इसी बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ आज के सेशन को मैं विराम देना चाहूंगी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डांस सोसाइटी का, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स, अंडर डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज कराया और हम वाह, सबको आपसे बात करने का मौका मिला। तो थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच मैम। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्यार से मेरी बातों को सुना, और आपके भीतर बैठी हुई ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ। और दोबारा फिर मुलाकात होगी, और बहुत अच्छा कुछ हम और भी सीखेंगे, सुनेंगे, और मिलकर कुछ और ऐसी चीजें हम आपस में बांटेंगे, जिससे आगे समाज में और हमारे जो दायरे हैं उनमें उन्नति हो सके। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। एंड विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस सेशन। आई एम दीक्षा एंड आई एम ऑफिशियली साइनिंग ऑफ।